through the satellite GSAT-17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT-10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. नमस्कार, दीपावली की शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। हाजिर हूं मैं आपके साथ आरिंद। हर दिन की खास खबरों को लेकर आज इस वक्त मिड डे प्राइम में मैं हूं आपके साथ आरिंद। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेलों और जगत में भी कुछ झलकियां भी दिखाएंगे फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। उत्साह और हर्षोल्लास के साथ देश आज मना रहा है दीपावली का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। कोरोना प्रोटोकॉल्स के बीच देश भर में दीपावली की धूम। जवानों के साथ दीपावली मनाने की परंपरा को जारी रखते हुए इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सीमा पर तैनात जवानों के साथ दीपावली मनाई। प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री ने नौशेरा में जवानों को संबोधित किया। सैनिकों को मां भारती का सुरक्षा कवच बताया। कहा, जवानों की वजह से ही हमारे देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं और त्योहारों में खुशी रहती है। नौशेरा में प्रधानमंत्री ने कहा, दीपावली पर करोड़ों भारतीयों का आशीर्वाद हमारे सैनिकों के साथ है। सर्जिकल स्ट्राइक में जवानों की वीरता को भी किया याद। प्रधानमंत्री ने कहा, खुद को बिना किसी क्षति के दुश्मन को तबाह कर हमारे जवान वक्त रहते लौटे थे वापस। नौशेरा में जवानों को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारी तैनाती क्षमता को बढ़ाने और बेहतर संपर्क पर दिया जोर। कहा, भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति है प्रतिबद्ध। दीपावली के मौके पर सरकार ने जनता को दिया बड़ा तोहफा। आज से पेट्रोल 5 और डीजल 10 रुपए सस्ता होगा। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाने का केंद्र सरकार का फैसला। जनता ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। कोविड के खिलाफ भारत की जंग हुई और मजबूत। तो भारत की अपनी स्वदेशी कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी मंजूरी। भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन को आपातकालीन सूची में किया गया शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने WHO को दिया धन्यवाद। कहा, ये आत्मनिर्भर भारत की दीपावली। ICC T20 विश्व कप में भारत ने अफगानिस्तान को 66 रन से दी शिकस्त। भारत ने दिया था 211 रन का लक्ष्य। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 144 रन ही बना सकी। राहुल द्रविड़ होंगे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के अगले कोच। BCCI ने की घोषणा। T20 विश्व कप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू श्रृंखला से संभालेंगे कार्यभार। तो मिड डे प्राइम में आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां, और सबसे पहले अब नजर आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना के जवानों के साथ दीपावली का पर्व
मनाने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह पहले जम्मू पहुंचे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से नौशेरा के लिए रवाना हुए। नौशेरा में जवानों के साथ पीएम मोदी दीपावली मना रहे हैं और साथ ही सीमा पर अग्रिम चौकियों का दौरा भी करेंगे। और आज जब प्रधानमंत्री दिल्ली से नौशेरा के लिए निकले तो बेहद कम सुरक्षा व्यवस्था के साथ वो अपने घर से निकले और तमाम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए उनका ये काफिला एयरपोर्ट के लिए पहुंचा। और ऐसे में उन्होंने तमाम जो वीआईपी इंतजामात होते हैं, जो रूट लगाने की व्यवस्था होती है सुरक्षा के मद्देनजर, उन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए जो सामान्य व्यवस्था है ट्रैफिक की, उसके तहत वो एयरपोर्ट तक अपने घर से पहुंचे। और साल 2014 में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद से पीएम मोदी हर साल दीपावली का पर्व जवानों के बीच ही जाकर मनाते हैं। साथ ही अग्रिम चौकियों का वो दौरा भी करते हैं। साल 2019 में उन्होंने राजौरी में सेना प्रभाग मुख्यालय में सैनिकों के साथ दीपावली मनाई थी। इससे पहले साल 2014 में प्रधानमंत्री ने लद्दाख और साल 2017 में कश्मीर के बांदीपुरा में दीपावली जवानों के बीच जाकर मनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दीपावली के अवसर पर राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों को संबोधित भी किया है। प्रधानमंत्री ने नौशेरा में जवानों को बहादुर बताया और कहा कि दुश्मन जब इस धरती पर कदम रखता है तो उसे हमेशा हमारे जवान ही मुंहतोड़ जवाब देते हैं। नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर खड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की। और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। दोस्तों, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई थी वह देश के हर नागरिक को गर्व से भर देती है। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए। और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। और जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए देश में ही बने 200 उपकरणों को अब खरीदा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे रक्षा गलियारों से भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने ये भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं। ये सारे कदम जो आज हम उठा रहे हैं वो भारत के सामर्थ्य के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी सशक्त करने वाले हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और नौशेरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वहां पे जो अमर जवान शहीद हैं उनके शौर्य और पराक्रम को याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। और अपने आप में ये एक ऐसा मौका कि जब प्रधानमंत्री कभी भी इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो जो हमारे शौर्य और पराक्रम दिखाने वाले जवान हैं, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, उनके प्रति अपने श्रद्धाभाव को वो प्रकट करते हैं। और यही वो तस्वीरें इस बार फिर से एक बार देखने को मिली जब पीएम मोदी नौशेरा पहुंचे और उन्होंने वहां पर अमर जवान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रधानमंत्री इस वक्त नौशेरा में जवानों के साथ में पहुंचे हुए हैं दीपावली मनाने के लिए। हर साल की तरह एक परंपरा के तौर पर प्रधानमंत्री इस मौके का इस्तेमाल करते हैं और इस विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। सर, ये कई वर्ष हो गए और हर बार हम दीपावली पे इस मौके पर लगभग इसी प्रकार की चर्चा करते हैं। एक बार फिर ये मौका पीएम मोदी जवानों के बीच पहुंचे हैं, उनको सीधे तौर पे कहा कि साहब आप देश का सुरक्षा कवच है। एक जवान होने के नाते किस प्रकार से गर्व से और गौरव से भर उठता है जब हमारा देश का शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार की बात कहता है, और दिवाली जैसे मौके पर पीएम का वहां पहुंचना कितना महत्वपूर्ण? नमस्कार जी। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपको और पूरे आपके दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी मंगल कामनाएं। अभी जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की विजिट का, तो ये तो मैं साफ कह देता हूं कि जिस प्रकार से ये इतने सालों से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हमारे सीमा पर जाते हैं और जवानों से मिलते हैं, तो मोराल के ऊपर जो फर्क पड़ता है वो बहुत ज्यादा है। ये हर एक जवान के लिए गर्व की बात होती है। और ये जो फोटोज उनके साथ अभी अगर आप देख रहे हैं और जिन्होंने भी फोटोज क्लिक किए हैं, यही फोटोज ये उम्र भर उनके घरों में लगी रहेंगी। और सिर्फ इनके पास ही नहीं, ये जो इनके परिवार है ये भी इसकी चर्चा करेंगे कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जाके हमारे सीमा पर गए। तो जहां तक जवानों की बात है, ये तो उनका मोराल मैं समझता हूं रेस करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण, ये बहुत ही मोराल अप हो जाता है जी। और साथ ही पूरे देश का भी, क्योंकि इससे देश को भी एक मैसेज जाती है कि देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो हमारे सैनिकों के साथ है जी। और ये मैसेज जाना भी मैं समझता हूं बहुत जरूरी है अपने जवानों का मनोबल रखने के लिए। आपको याद होगा कि आमतौर पर जब भी हम वर्दी में होते हैं तो दिवाली का फेस्टिवल घरों में बहुत कम लोगों को मनाने को मिलता है। मेरी भी 40 साल सर्विस तक में कम से कम 70% तो मैंने दिवाली जो है फॉरवर्ड एरियाज में ही अकेले मनाई अपने खैर जवानों के साथ। तो ये अभी जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक फैमिली के रूप से जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि देश आपके साथ है। और ये मैसेज मैं समझता हूं एक बहुत जरूरी मैसेज है देश के ये जवानों के मोराल के लिए जी। और देश को भी एक तरफ से ये मैसेज दे देता है कि देखिए हम सब पूरा देश मिलके हमारे जवानों के साथ है। बिल्कुल, और जो बात आप कह रहे हैं जनरल कटोच, वही बात प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में एक बार फिर से कही है कि करोड़ों करोड़ों भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर मैं आपके बीच आया हूं, क्योंकि आप सीमा पर तैनात हैं, इसलिए सुकून से हम अंदर दीपावली मना पा रहे हैं देश के तमाम लोग। अपने आप में ये संदेश भी बहुत महत्वपूर्ण, और सीमावर्ती इलाके में प्रधानमंत्री का होना, इसके कई मायने अपने आप में, क्योंकि हर साल वो पहुंचते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये सिर्फ भारतवासियों के लिए तो ये खैर सीधी मैसेज चले जाती है, सैनिकों के मोराल के लिए भी एक ये मैसेज है, लेकिन ये विदेश लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि देखिए अगर प्रधानमंत्री पूरा बॉर्डर एरिया पर जाके जवानों को मिल रहा है तो ये एक तरफ से जो हमारे दुश्मन है ये उनको भी मैसेज चले जाती है कि ये जो देश है इसकी पॉलिटिकल लीडरशिप, इसकी जनता और इसकी आवाम, वो तीनों मिलके इकट्ठे हैं। और ये जो यूनिटी जो होती है, यूनिटी ऑफ पर्पस, जो एक नेशन की होती है, एक मुल्क की होती है, जिस प्रकार से भारत की इस समय पर है, तो ये भी एक मैं समझता हूं ये एक देश की ताकत है। और देश की ताकत सिर्फ अपने सैनिक नहीं है, देश की ताकत हमारी लीडरशिप है और हमारे पूरे 135 करोड़ के हिंदुस्तानी जो है, ये सब मिलके ये पूरे देश की ताकत बनती है। जनरल कटोच जी,
प्रधानमंत्री आगे लेके गए हैं। जी जनरल कटोच, ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ बयां करती हैं। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री अपने हाथों से मिठाई जो है वो जवानों को खिला रहा है। ये एक पर्सनल टच होता है, ये महज एक इवेंट की तरीके से नहीं, वो जाके एक अपनेपन को, एक सहजता को दिखाना और दिखाना कि साहब हम सिर्फ कहने के लिए नहीं, हम सच में आपके लिए एक तरीके से खड़े हुए हैं। ये कितना एक भावुक लम्हा या किस प्रकार की भावनात्मक जुड़ाव को आप देखते हैं जब प्रधानमंत्री खुद अपने हाथ से दीपावली का लड्डू खिला रहे हैं जवानों को? देखिए, हाथ से कब खिलाते हैं हम? अपने परिवार के साथ ही जी। अगर मैं किसी को मिठाई देता हूं बाहर वालों को, तो मैं डब्बा पैक करके दे देता हूं। अपने परिवार के अंदर हम एक बर्फी का पीस लेके जो अपने घर वालों को, जो अपने नजदीक है, हम उनको देते हैं। तो यही मैसेज है। ये मैसेज जो है, ये मैं समझता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आगे जा रही है कि देखिए, हम एक ही परिवार के हैं, हम अलग अलग नहीं है, हम एक ही परिवार के हैं, एक ही देश के हैं, और पूरा भारत अभी इस समय पर एक परिवार है। और ये मैसेज एक परिवार का, एक नेशनल यूनिटी का जो मैसेज है, ये मैं समझता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देशवासियों के लिए, अपने सैनिकों के लिए ये आगे जा रहा है। जी जनरल कटोच, किस तरह से इस बात को भी आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस मौके पर जिक्र किया कि नौशेरा का जो पराक्रम और शौर्य था, और साथ ही साथ सर्जिकल स्ट्राइक में भी जो भूमिका थी, और ये बताने की भी कोशिश की भारत अब वो भारत नहीं जो पहले रुक जाया करता था या झुक जाया करता था, पलट के माकूल जवाब देने की हिम्मत और हैसियत रखता है। देखिए, ये मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज गया है एक तरफ से कि ये विदेशी ताकतों के लिए है जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, और ये उनके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज चला गया है कि अगर आप इस प्रकार की कार्रवाई कोई भारत के विरुद्ध करेगा तो इसका जवाब हम देंगे। और ये जवाब, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जवाब सिर्फ सैनिकों से नहीं होता है, ये जवाब मिलके पूरे देश का होता है, और इसको आगे ले जाने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप वो लीडरशिप का रोल नहीं निभाएगी तो आप आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये मैं समझता हूं कि एक मैसेज, ये जो मैसेज गई है, ये वही मैसेज अपने दुश्मनों को गई है कि पॉलिटिकल लीडरशिप वो सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है, जैसे हमने पहले उठाए थे, और आगे भी उठाने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार की हरकत भारत के विरुद्ध ना करे। और दूसरी तरफ ये मैसेज अपने जवानों को भी जाती है कि पूरी लीडरशिप जो है, पूरा देश जो है, ये आपके पीछे है। जो आपने अभी तक कार्रवाई की है, सर्जिकल स्ट्राइक की, पूरे देश को उसके ऊपर गर्व है। और ये इस प्रकार के मैसेज देना भी मैं समझता हूं एक बहुत जरूरी मैसेज होती है। जनरल कटोच, आपने जिस बात का जिक्र किया कि 4 दशक से भी ज्यादा वक्त एक सैन्य कर्मी के रूप में देश की हिफाजत में गुजारा, तो आपने बहुत कुछ देखा है, कैसे व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया है। पीएम मोदी आज जब अपना संबोधन देते तो साफ तौर पे कहते हैं कि पहले की व्यवस्थाएं किस प्रकार से सेनाओं को सीमित कर देती थी, फैसला लेने से लेकर या उनको जो साजो सामान को उपलब्ध कराने से लेकर, लेकिन आज व्यवस्थाएं बदली हैं और उनको एक तरीके से फ्री हैंड भी दिया गया है कि साहब आप जमीन पे फैसला लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप चूंकि मौके पे मौजूद हैं, आप बेहतर फैसला ले सकते हैं। आपको लगता है कि ये जो एक व्यवस्थागत परिवर्तन, एक बड़ा रिफॉर्म आया है, ये भी बहुत कुछ कहता है? देखिए, मैं समझता हूं अगर आपने अपनी देश की ताकत बढ़ानी है तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो होते हैं उनको मजबूत करना बहुत जरूरी है। और अब जाके पिछले 5 या 6 सालों से मैं देख रहा हूं वो जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स है वो उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है। एक सबसे बड़ा जरूरी मैकेनिज्म जो होता है वो है डिसीजन मेकिंग का मैकेनिज्म, कि देखिए जो भी आपने करना है उसका फैसला करो और उसके बाद जिम्मेवारी सौंप दो भारतीय सेना को, नौसेना को या वायुसेना को कि ये हम चाहते हैं, और उसके बाद सेना डिलीवर कर देगी। लेकिन वो डिलीवरी तभी होगी जब आपने पहले डिसीजन लिया है। तो एक तो हमने वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की है बालाकोट में, उसके बाद जाके उससे पहले भारतीय सेना ने भी सर्जिकल स्ट्राइक्स की है। तो इस प्रकार से एक बार जब पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग सीधी होती है तो इस जमीन के ऊपर कार्रवाइयां हो जाती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, अब जो प्रधानमंत्री ने कही है वो है हमारा जो इक्विपमेंट वगैरह जो है, ये मैं समझता हूँ एक बहुत कमजोरी का विषय था जी, और इसको धीरे धीरे करके जनरल कटोच, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हम कुछ तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे से। वहां पे उन्होंने पौधा भी एक रोपा है
और उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। प्लांटेशन किया तो निश्चित तौर से ये भी एक जुड़ाव का एक तरीका होता है। प्रधानमंत्री ने वहां पे एक पौधा लगाया है और ये जो पौधा है संभवतः अशोक का पौधा है और निश्चित तौर से ये भी एक कार्यक्रम का एक हिस्से के तौर पे इससे पहले हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री ने वहां पे पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात की है, उसके दृश्य भी हमने दिखाए थे और पूर्व सैनिकों से मिलकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करना ये भी अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से भले ही आज आप एक सैन्य कर्मी के रूप में मौजूदा वक्त में सेवाएं नहीं दे रहे, लेकिन आपने पहले देश को जिस प्रकार से सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया है उसके प्रति देश आज भी आपके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है। और वही एक तस्वीर है साफ तौर पर जहां पे दीपावली के मौके पर हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री इन पूर्व सैनिकों को सम्मान देते हुए, मिठाई देते हुए और शाल उड़ाकर उनका सम्मान देते हुए, साथ ही साथ वहां की जो विजिटर बुक है उस पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी भावनाओं को इंगित किया है, अपने भाव वहां पर लिखे होंगे। निश्चित तौर से ये भावनाएं उस शौर्य और पराक्रम के प्रति एक तरीके से उस भाव के लिए होगी जिसमें एक सुरक्षा का भाव भी जुड़ा होता है, जिसमें हर देशवासी इस बात को जिक्र करता है कि साहब आपके इस शौर्य और पराक्रम की वजह से हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये पूर्व सैनिकों से बात करते हुए प्रधानमंत्री। जनरल कटोच, किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री का इस प्रकार से तमाम लोगों से मिलना और साथ ही साथ रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर कैसे बने उस दिशा में बहुत ही ठोस कदम उठाना और उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने आज किया है। हाँ बिल्कुल सही। ये अगर आप देखोगे तो वेटरन्स के साथ मिल रहे हैं, जवानों के साथ मिल रहे हैं, जिन्होंने भी अच्छा काम किया है उनको शाबाशी दे रहे हैं और खास करके जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं पॉलिसीज के मुताबिक जिस प्रकार से पॉलिसीज बनाई है, जो नीति बन रही है, ये नीति मैं समझता हूं ये ज्यादा जरूरी है और यहां पर जाके डिसीजन मेकिंग भी स्विफ्ट हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी और भारत का डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी होगी। जी, बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, चाहे लद्दाख हो, अरुणाचल हो, अंडमान हो, निकोबार, इन तमाम चीजों का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। किस तरह से ढांचागत व्यवस्थाओं को ऐसे बनाया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों तक हमारी पहुंच और सुविधाओं के पहुंचने में कोई दिक्कत ना आने पाए। देखिए पहले क्या हुआ था कि कई सालों से, क्योंकि मैं तो फौज को तो हमारे फादर और ग्रैंडफादर भी थे, बॉर्डर एरियाज के ऊपर एक भारत की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि हमने सड़कें नहीं बनाई और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ जाता है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसके ऊपर पिछले 5 सालों में या 6 सालों में जो काम हुआ है वो मैं साफ कह सकता हूं पिछले 50 सालों में नहीं हुआ है। तो अभी जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो हमारे रोड्स बन रहे हैं, वो बिल्कुल सीमा तक जाते हैं और ईस्टर्न लद्दाख में पहले जो चीन को एक तरफा एडवांटेज मिलती थी, अब जाके क्योंकि हमारे भी सड़कें वहां पर पहुंच रही हैं, तो वो जो दूरी है चीन और हमारे के बीच में वो धीरे धीरे कम की जा रही है। यही चीज आप अरुणाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं जी। बेशक इसमें समय लगेगा क्योंकि जो 50 साल की कमियां हैं वो 5 साल में कभी भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उस दिशा पे हम चल रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 5 साल के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 10 साल के अंदर जिस प्रकार से चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ईस्टर्न लद्दाख में और तिब्बत में बनाया है जी, उसी प्रकार से भारत का भी बराबरी का होगा और जो हमारे जो सैनिक हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। जी, जनरल कटोच बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण दौरा बीती कई दिवालियों के तरीके से इस बार भी वो जवानों के बीच पहुंचे हैं, नौशेरा पहुंचे। शुक्रिया जनरल कटोच हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा में सेना के जवानों को मिठाई खिलाकर दीपावली मनाई है और हर बार की तरीके से एक बार फिर वो जवानों के बीच पहुंचे और खुद अपने हाथों से जवानों को मिठाई खिलाई और निश्चित तौर से एक व्यक्तिगत एक भावनात्मक जुड़ाव के तौर पर भी इस प्रयास को देखा जा सकता है, जहां प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से उन जवानों को मिठाई खिला रहे हैं जो सीमावर्ती इलाकों में तैनात हैं, जिनके वहां तैनात रहने से, जिनके वहां शौर्य और पराक्रम दिखाने से पूरा देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। नौशेरा वो सेक्टर है जहां इस सीमाई इलाकों में जहां अक्सर घुसपैठ की बड़ी घटनाएं आती हैं, लेकिन कैसे उन तमाम समस्याओं और परेशानियों से निपटा जाए, कैसे उनको समाधान से निपटा जाए, उस पर ये जो जवान है लगातार काम करते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा में पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर उनका सम्मान भी किया।
और ये दृश्य हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये उन तमाम पूर्व सैनिकों के दृश्य हैं जिन्होंने मौजूदा वक्त में नहीं लेकिन पहले देश की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च सब कुछ न्यौछावर करने के लिए अपने आप को सीमा पर तैनात किया हुआ था और आज उनके उस प्रकार के योगदान को प्रधानमंत्री नमन करते हैं, शॉल उड़ाकर, मिठाई देकर और उनको एक तरीके से हाथ जोड़कर प्रणाम करके। ये दर्शाता है किस प्रकार से देश का शीर्ष नेतृत्व देश के जवानों के लिए, सेनाओं के लिए भाव रखता है, सम्मान रखता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा में आज पौधारोपण भी किया और इस पौधारोपण के दरमियान वहां पर तमाम सैन्यकर्मी थे, वो भी वहां मौजूद रहे और निश्चित तौर से ये एक प्रयास प्रधानमंत्री का किस तरीके से ये हरित संदेश भी दिया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा में का जो म्यूजियम है उसका भी दौरा किया, जहां पर तमाम सैन्य सेनाओं से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां और पिछले तमाम युद्ध और अन्य पराक्रम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां वहां पर संग्रहित की गई हैं। उस म्यूजियम में जाकर उन जानकारी को प्रधानमंत्री ने हासिल किया, देखा, समझा और इस पूरे शौर्य गाथाओं को अनुभव करने का एक मौका प्रधानमंत्री के लिए। तमाम चीजें प्रधानमंत्री ने देखा, किस प्रकार से एक वॉर डायरी भी दिखाई पड़ रही थी, किस प्रकार से युद्ध के समय इस पूरे इलाके के जो जवान थे उन्होंने अपना योगदान दिया है, शौर्य दिखाया है, पराक्रम दिखाया, उसकी जानकारियां वहां संग्रहित की गई हैं इस म्यूजियम में। उसको हासिल करते हुए उसका अनुभव करते प्रधानमंत्री मोदी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, मिड डे प्राइम में बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव हुआ तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट, ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। और इस छोटे से ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में अब रुक करते कुछ और इस वक्त की ताजा तरीन खबरों की ओर। और दीपावली के मौके पर केंद्र सरकार ने लोगों को बम्पर तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी राहत दी है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। नए दाम आज से ही लागू होंगे। पिछले कुछ समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही थी। उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कम करने का यह फैसला किया गया है। और असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित 9 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अतिरिक्त कटौती की भी घोषणा की है। कीमतों में कटौती कल आधी रात से लागू हो गई है। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक और गोवा ने केंद्र द्वारा दी गई राहत के अलावा दोनों ईंधन की कीमतों में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में पेट्रोल पर वैट 2 रुपए प्रति लीटर कम किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य जल्द ही पेट्रोल और डीजल पर वैट को कम करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। हाल के महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक स्तर पर उछाल देखा गया है। नतीजतन हाल के हफ्तों में पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाने पर देशवासियों ने खुशी जाहिर की है। मैं इसको एक नया तोहफा मानता हूं सरकार का, और इस सरकार ने इतने तोहफे दिए हैं कि जो पहले कभी किसी
किसी सरकार ने नहीं दी है। और सरकार शायद ये सरकार ही पहली आई है जो जनता के बारे में सोचती है, और इसने ये आज और नया तोहफा दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको एक बहुत वेलकम स्टेप मानती हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, एंड आई थिंक सो इट्स अ गिफ्ट फॉर द लेडीज स्पेशली, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं तो इन्फ्लेशन रेट कम होता है सब्जियों के। आम आदमी के लिए तो इससे अच्छा दिवाली का तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज़ अ गिफ्ट टू मी और टू एंड टू द दिल्ली पीपल। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत राहत मिलेगी, पर एक थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा तो ये बोनस हो जाएगा दिवाली का। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने इसे एक बड़ी राहत करार दिया है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को कम किया गया और एक सामान्य उपभोक्ता के जीवन में भी अगर कहीं से महंगाई आती तो डीजल पेट्रोल का उसमें योगदान होता है। तो यह बहुत बड़ी राहत है। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उपहार है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक और बड़ी सफलता हाथ आई है। दीपावली पर खुशखबरी देते हुए WHO यानी जो स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन है। WHO के इस फैसले के बाद भारतीयों के विदेश जाने का रास्ता अब और आसान हो गया है। साथ ही अब भारत दूसरे देशों को भी वैक्सीन सप्लाई कर सकेगा। दिवाली के मौके पर देश को मिला है बड़ा तोहफा। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सिन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी बैठक में कोवैक्सीन को आपातकालीन सूची में शामिल करने का ऐलान किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फैसले की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, WHO ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इससे कोविड-19 की रोकथाम के लिए WHO द्वारा मान्य टीकों की संख्या में इजाफा हो गया है। WHO द्वारा बनाई गई और दुनिया भर में नियामक विशेषज्ञों वाली तकनीकी सलाहकार समूह ने पाया है कि वैक्सीन कोवैक्सिन कोविड-19 की रक्षा के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों को पूरा करती है। कोवैक्सीन की समीक्षा WHO के स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन द्वारा भी की गई थी और इस टीके को 18 साल और इससे अधिक की उम्र के लोगों को 4 सप्ताह के खुराक अंतराल के साथ 2 खुराक में देने की सिफारिश की गई थी। दूसरी खुराक के 14 या अधिक दिनों के बाद कोवैक्सिन किसी भी गंभीर स्थिति में कोविड-19 के खिलाफ 78% प्रभावकारी पाई गई। आसान भंडारण के चलते निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए बेहद उपयुक्त है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस उपलब्धि पर ट्वीट किया, यह जानकर खुशी हुई कि भारत के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को WHO द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। भारत बायोटेक, ICMR और वैक्सीन के विकास से जुड़े अन्य सभी लोगों को बधाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मेड इन इंडिया कोवैक्सीन को मंजूरी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया, यह समर्थ नेतृत्व की निशानी है, यह मोदी जी के संकल्प की कहानी है, यह देशवासियों के विश्वास की जुबानी है, यह आत्मनिर्भर भारत की दिवाली है। मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्ध हुआ है। भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित संशोधित कोवैक्सीन को WHO ने अप्रूवल दिया है। इसलिए मैं भारत के हमारे ICMR के साइंटिस्ट, भारत बायोटेक के वैज्ञानिक साइंटिस्ट और भारत बायोटेक कंपनी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गौरतलब है कि भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाया है। इसे जनवरी में ही भारतीय ड्रग कंट्रोलर ने इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी। भारत बायोटेक ने वैक्सीन की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए आवेदन दिया था। इसके बाद WHO ने इस पर काफी विचार विमर्श किया और उसने पिछले हफ्ते ही कंपनी से वैक्सीन का अतिरिक्त डेटा मांगा था। अक्टूबर में इमरजेंसी यूज लिस्टिंग से जुड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें उसने कुछ और डाटा मांगा था। जाहिर है इस मंजूरी के बाद लाखों भारतीय लोगों को फायदा होगा, क्योंकि इसे मंजूरी न मिलने से बहुत से लोग विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रकाश का पर्व दीपावली पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।
दीपावली संस्कृत शब्द दीपावली से बना हुआ है, जिसका अर्थ है रोशनी की पंक्ति। ये त्योहार बुराई और पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी दीपावली पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कामना की है कि जीवन में प्रकाश, सद्भाव, समृद्धि और शांति लेकर आने वाला ये त्योहार हमारे जीवन को अधिक संपन्न बनाने के लिए एक नए उत्साह का संचार करे और हमारे आसपास के लोगों के लिए खुशियां लेकर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में गृह मंत्री ने कहा है कि सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश व खुशियों का यह महापर्व सभी के जीवन को नई ऊर्जा, प्रकाश, आरोग्य और समृद्धि से आलोकित करे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है और कहा है कि मां लक्ष्मी हर घर में सुख, समृद्धि तथा खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम जारी है। दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने इससे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी हैं। इस दीपावली पर बाजारों में रौनक फिर से वापस लौट आई है। दीपावली के मौके पर लोग खूब सारी खरीदारी करते दिखाई पड़ रहे हैं। कोरोना के बाहर निकलने के बाद दुकानदार भी इस साल अच्छी कमाई के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली का बंगाली मार्केट हमेशा से ही धनाढ्य और रईस लोगों का पसंदीदा बाजार रहा है। आम दिनों में यहाँ लोग मिठाई और पानी पूरी का लुत्फ उठाने पहुँचते हैं। उसमें भी मौका जब दीपावली का हो, एक खास रौनक बंगाली मार्केट के स्वीट कॉर्नर से लेकर सजावटी दुकानों तक दिखाई देती है। सबसे अहम है कि कोरोना से राहत के बाद लोगों को उत्सव मनाने का बढ़िया मौका मिला है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने करा लिया है, तो हमें ये मौका मिल रहा है कि हम बाहर जा पाएं बिना डर के। मगर फिर भी मास्क पहनना ज़रूरी है। एंड पिछले 2 सालों से जो हमने देखा, इकोनॉमी डाउन चली गई, छोटे बिजनेसमैन जो हैं वो बिल्कुल डूब ही गए थे। तो अभी मार्केट अच्छा चल रहा है, उनके लिए खुशखबरी है और त्यौहार का मौसम है, तो सावधानी के साथ त्यौहार मनाएं। दिवाली का बड़ा त्यौहार होता है और थोड़ा सा वीकली 1 हफ्ते से लोग थोड़ा सा निकले हैं और ये आगे बरकरार रहे। तो हम तो यही चाहते हैं कि थोड़ी मूवमेंट अच्छी रहे और आगे इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। बाजारों में रौनक लौट आई है तो दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। दुकानदारों के दिल में खूब कमाई की उम्मीद उतर आई है। हालांकि बाजार को वैक्सीन की डोज ने नई शक्ति दी है। लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है। बाजारों में अधिक खरीदारी ये बताने के लिए काफी है कि हालात बदल रहे हैं। अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। 18-19 महीने हम लोगों ने बिताए हैं उसके कोविड के अंदर, डर डर के लोगों ने दिया है। अब तो पिछले 15-20 दिन से इतनी मार्केट में रौनक भी है, चहल पहल भी है। पहले से कस्टमर भी बढ़ गया है, पहले से दुकानदारी में भी फर्क है। पहले से कस्टमर आ रहा है, लौट कर वापस आ रहा है। अर्थव्यवस्था के जानकार बता रहे हैं कि ज्वेलरी, 2 पहिया, 4 पहिया वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में खासी भीड़ नजर आ रही है। बाजारों में दीपावली की रौनक देखने को मिल रही है। चारों तरफ लोग खरीदारी करने के लिए निकले हैं और सबसे अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों में जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा है और जिसका कि असर दीपावली के मौके पर बाजार में दिख रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ धीरज कुमार, BD न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली के बाद आपको अयोध्या ले चलते हैं। सरयू का घाट हो, दीपावली का मौका हो और अयोध्या नगरी हो, ऐसे में दियों से उठती रोशनी क्या छटा बिखेरेगी, इसकी कल्पना करके ही दिल और दिमाग रोमांचित हो उठता है। लेकिन ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि अयोध्या में 12 लाख दीपक जलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया गया है। सरयू के घाटों पर दीपों का प्रकाश है।
छटा ऐसी बनी है कि पलक झुकाए बिना निहारते रह जाएं। सप्तपुरियों में से ये है एक पुरी अयोध्या। दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में कुल 12 लाख दीप जलाए गए। 9 लाख दियों से सरयू के 32 घाट और 3 लाख दियों से शहर की भव्यता देखते ही बनी। रंग बिरंगी रोशनी में नहाई अयोध्या मानो प्रभु श्री राम के आगमन पर्व पर झूम रही हो। ऐसी आभा, ऐसा दृश्य जो परिकल्पना से भरे, अद्भुत और अद्वितीय। 5 वर्ष पहले जब अयोध्या के बारे में दीपोत्सव की चर्चा सामने आई थी, तो अयोध्या में ही आज के दिन पर यह आयोजन नहीं हो रहा था। तब हमारी सरकार ने तय किया कि नहीं, अगर अयोध्या को उसकी पहचान दिलानी है तो प्रभु राम के आगमन पर अयोध्या राम राज्य की ओर गया था, भारत राम राज्य की ओर गया था, और एक बार फिर से दीपोत्सव के माध्यम से वे सभी कार्य सफल होंगे। 12 लाख दियाओं को जलाकर दीपमाला पूरा जगत को प्रकाशित कर रही हैं। यह केवल एक विश्व रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि पूरा विश्व को भगवान श्री राम की मर्यादा का ये संदेश है। सरयू तट पर ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी, सतरंगी आसमान, मानो पूरा समा मंत्रमुग्ध। लेजर की किरणें जब आसमान में अटखेलियां करने उतरी तो आभा मंडल ऐसा बना जो बरबस ही अपने आगोश में ले ले। दीप रात्रि का ये रूप देख मानो सब कह रहे हों कि इस रात की सुबह ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव से पहले श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का किरदार निभा रहे कलाकारों का श्रद्धा पूर्वक स्वागत किया और सांकेतिक रूप से तिलकोत्सव आयोजन में शिरकत की। उन्होंने इस दौरान अयोध्या विकास के लिए 661 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि देश की लोकतंत्र की ही ताकत है कि श्री राम भक्तों के आगे सभी ताकतें झुक गई हैं। आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया, और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। दीपावली से पहले जगमगाती अयोध्या भारतीय परंपरा, आस्था और श्रद्धा का जय घोष कर रही है। वहीं एक संकल्प भी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श मूल्यों पर चलते हुए ये शश श्यामला धरती चर अचर सभी के मान, सम्मान, धर्म, न्याय, सत्य के लिए सदैव संकल्पित रहेगी। अयोध्या से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं और बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ टाइम की। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में 400 साल पहले किस तरह के पटाखे बनते थे? क्या आप जानते हैं कि मिट्टी के पटाखे कैसे बनते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हम आपको आज ऐसा ही कुछ अनोखा दिखाने जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में सैकड़ों साल पुरानी परंपरा फिर सामने आई है। यहाँ एक एनजीओ की मदद से कुम्हारों को जैसे नया जीवन मिल गया है और वो मिट्टी से पारंपरिक पटाखे भी बना रहे हैं। वडोदरा में 400 साल पहले ये देसी पटाखे बनते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसे पटाखे बनने बंद हो गए क्योंकि दिखने में खूबसूरत और सोफिस्टिकेटेड कहे जाने वाले पटाखों के साथ चाइनीज पटाखे बाजार में आ गए। नतीजा ये हुआ कि कुम्हारों की देसी पटाखे बनाने की लागत ज्यादा आने लगी और फरोख्त कम होने लगी। इसके सबब देसी पटाखों का काम पिछले 20 से 25 सालों से बंद हो गया था। अब वडोदरा के एक एनजीओ सरबराह परिवार फाउंडेशन ने देसी मिट्टी के पटाखों का काम फिर से शुरू करवाया है। इसके पीछे मकसद ये था कि मुकामी लोगों को रोजगार मिले और प्योर पटाखे त्योहारों पर लोगों को मिले। उसमें विशेषता ये है कि कोठी जो बनी है मिट्टी से बनी हुई है। यहाँ से लोकल कुम्हार के पास हमने मिट्टी से ये पूरी कोठी बनाई है। उसमें देसी दारूखाना भरा हुआ है और साथ में जो वही चकड़ी है, जो जमीन पे वो चकड़ी है, वो हमने कागज से बनाई है और हाथ एक चकड़ी है वो बांस से बनी हुई है। यानी कि हमारा ये सोचना है कि लोकल कारीगरों को नई रोजगारी एक खड़ी हुई है। वडोदरा के फतेहपुर कुम्हारवाड़ा में इसके कारीगर रहते हैं जो मिट्टी के देसी पटाखे बनाने में काफी माहिर हैं।
ये लोग अनार, चक्री, फुलझड़ी, रोशनी जैसे देसी पटाखे फिर से बनाने लगे हैं। अपने अजदाद के काम को दोबारा शुरू करने में इन्हें काफी खुशी मिल रही है। दिवाली पर कुछ कमाई का मौका भी मिल गया है। 400 बरस पहले का काम है। कोठी बनाते थे हमारे जो बुजुर्ग होते थे बूढ़े लोग, वही बनाते थे पहले कोठिया। इसके पहले सब चले गए, छोटे छोटे बच्चे सब सीख के बनाते थे लोग। ठीक है, जो कोठी है ना, अपने जो जमीन पे रख के सिलगाते हैं ना, ऐसे हाथ में फोड़े ना तो कुछ होने वाला नहीं है। एनजीओ ने इनसे पटाखे बनवाकर वडोदरा में देसी पटाखों के नाम से स्टोर लगाया है, जहां इनकी फरोख्त की जा रही है। इनका कहना है कि बाजार में मिलने वाले आम पटाखों से ये देसी पटाखे ज्यादा महफूज और माहौलियात के मुताबिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। तो ये कोशिश एक प्रकार से उस हुनर को भी बचाने की है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, लेकिन अब उसको आगे कैसे सहेज के रखा जाए उस दिशा में भी इस प्रयास को देखा जा सकता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सुकून। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। जरा मुस्कुरा दे, हे हे हे, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की, दिमाग फिट और सेहत भी, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की, जस्ट एक चम्मच अमूल की। और छोटे से ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दीपावली के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और पूजा अर्चना की है। डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने मंदिर में आए श्रद्धालुओं से बात की। दीपावली के शुभ पर्व पे हम पहली बार आए हैं सोमनाथ। हम ये दीपावली घर में तो हमेशा दियों से मनाते हैं, आज भोलेनाथ के साथ। हर हर महादेव। दिवाली के दिन एक्चुअली आए, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे तो दिवाली मनाई है, बट यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ये। कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं सब लोग और हमें एकदम आराम से दर्शन करने को मिला आज। तो हम बहुत खुश है कि हम इतनी दूर से आए और हमको इतने अच्छे दर्शन करने को मिले। कि आप चाहे पूरे इंडिया में कहीं भी जाओ, सोमनाथ तो सोमनाथ, बस ये हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने का। जब हमारा बच्चा छोटा था ना तब हम आए थे, तो शायद 30 साल हो गए, 30-32 साल हो गए। तो आकर ऐसा लगा कि बहुत सारी फैसिलिटी हो गई है। ये देखकर खूब आनंद आया। और दीपावली के अवसर पर सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की चहल पहल बढ़ने को लेकर डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने मंदिर का जायजा लिया। गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर तट के किनारे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है और यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आज दीपावली का दिन खास है, ऐसे में विशेष चहल पहल देखी जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। ये आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं, मंदिर के दर्शन कर कर जो श्रद्धालु हैं वो वापस आ रहे हैं। बहुत प्रसन्न हैं यहाँ की सुविधाओं को लेकर और आज खास तौर पर दीपावली के दिन उन्हें सोमनाथ दर्शन का मौका मिला है। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। सोमनाथ मंदिर प्रतीक है भारतीय परंपरा का, भारतीय संस्कृति का। कैमरामैन लोकनाथ के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, सोमनाथ। और नजर डालते हैं राष्ट्रीय महत्व की कुछ और खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यानी कल 5 नवंबर को केदारनाथ धाम जा रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री बाबा केदार की पूजा के साथ विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे।
इसके साथ ही 150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की वो आधारशिला भी रखेंगे। केदारनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव रहा है। यहाँ कई सालों तक उन्होंने साधना भी की है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो लगातार यहाँ दर्शन के लिए आते रहते हैं। इस बार भी 5 नवंबर को प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ यात्रा के दौरान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान वह जनता को करीब 200 करोड़ से अधिक की पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी केदारनाथ में 150 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। केदारनाथ से प्रधानमंत्री का लगाव किसी से छुपा नहीं है। केदारनाथ की इन घटाओं में उन्होंने कई साल तपस्या की है। 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आपदा का ऐसा भीषण रूप देखकर उनका मन द्रवित हो उठा। तत्काल उन्होंने उत्तराखंड राज्य की वित्तीय मदद के साथ ही केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार के सामने रखा। प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मान भी लिया, लेकिन केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 2017 में जब प्रधानमंत्री केदारनाथ के दर्शन करने आए, उन्होंने इस बात का खुद जिक्र किया था। गुजरात सरकार को और गुजरात को केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम दे दीजिए। जैसा देशवासियों का सपना होगा मैं पूरा कर दूंगा। जब कमरे में हम बैठे थे तब उस समय के मुख्यमंत्री सहमत हो गए, सारे अफसर सहमत हो गए। उन्होंने कहा अच्छा है मोदी जी को अगर गुजरात की जिम्मेवारी लेता है। और मैंने खुशी में आकर के बाहर निकल करके मीडिया के सामने भी मेरा संकल्प व्यक्त किया था। अचानक टीवी पे खबर आ गई कि मोदी अब केदारनाथ के पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी ले रहा है, तो पता नहीं दिल्ली में तूफान मच गया। उनको लगा है ये गुजरात का मुख्यमंत्री अगर केदारनाथ भी पहुंच जाएगा। 1 घंटे के भीतर ऐसा तूफान खड़ा हो गया कि राज्य सरकार पे दबाव आया और राज्य सरकार को अधिकृत रूप से घोषणा करनी पड़ी कि हमें गुजरात की मदद की जरूरत नहीं है, हम कर देंगे। ठीक है जी। जब दिल्ली में बैठे हुए लोगों को परेशानी होती है तो मैं क्यों किसी को परेशान करूं। मैं हट गया। लेकिन शायद बाबा ने तय किया था ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से ही होगा। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद मई 2017 में उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और देश की सलामती के लिए बाबा के दरबार में विशेष पूजा की। बाबा केदारनाथ के प्रति प्रधानमंत्री का विशेष लगाव ही है कि 2017 में एक बार फिर उन्होंने केदारनाथ धाम की यात्रा की और नई केदारपुरी के निर्माण के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की। केदारनाथ में परियोजनाएं किस तेजी से चल रही हैं, इस पर खुद प्रधानमंत्री अपना ध्यान रख रहे हैं। साल 2018 में उन्होंने एक बार फिर से बाबा केदारनाथ धाम का रुख किया और वहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मई 2019 में लोकसभा इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर बाबा केदारनाथ की शरण में पहुंचे और विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद केदारनाथ धाम में स्थित गुफा में ध्यान भी लगाया। अब नई केदारपुरी अपने भव्य रूप में सामने आ रही है। तमाम विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। नीरज सिंह, डीडी न्यूज। और सीधे आपको इस वक्त हम कुछ लाइव तस्वीरें भी दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू हवाई अड्डे पर वायुसेना के जवानों से मुलाकात भी की थी। हम जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री जब नौशेरा के लिए पहुंचे तो पहले वो जम्मू हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। ये उस वक्त की तस्वीर है, ये लाइव तस्वीरें नहीं, ये पहले की तस्वीरें। और वहाँ पर भी उन्होंने वायुसेना के तमाम जवानों से मुलाकात की थी और निश्चित तौर से ये दीपावली का मौका और इस दौरे पर भी
प्रधानमंत्री ने उनके साथ में सहज संवाद भी स्थापित किया और उनको मिठाई भी दी। और निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि प्रधानमंत्री के पहुंचने से एक उत्साह भरा माहौल वहां पर साफ तौर पर दिखाई पड़ा। और जम्मू के एयरबेस पर, वहां के हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री ने तमाम वायु सैनिकों के साथ में मुलाकात की। और ये तमाम वायु सैनिकों के साथ में वो लोग भी हैं जो इस प्रकार के भारतीय वायुसेना के विमानों को उड़ाते हैं। ऐसे पायलट्स भी प्रधानमंत्री के साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। उनके साथ में मिलना, सहजता से उनका अभिवादन स्वीकार करना, उनके सैल्यूट को रिस्पेक्ट देना, और ये तमाम तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती हैं। और भारतीय वायुसेना के विमान से प्रधानमंत्री अपना आज का दौरा कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं खेल जगत में क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मुकेश शुक्ला। मुकेश, अगर बात की जाए आईसीसी T20 की, तो क्या भारत के लिए कुछ गुंजाइशें अभी भी? बिल्कुल आरेंद्र, दिवाली के इस मौके पर भारत ने उम्मीदों को जिंदा रखते हुए कल अफगानिस्तान को हराया, तो ऐसे में थोड़ी सी उम्मीदें बनी हुई हैं। आईसीसी T20 विश्व कप में बुधवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 66 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत की सेमीफाइनल की रेस में बने रहने की उम्मीदें बरकरार हैं। आईसीसी T20 विश्व कप के अपने पहले दोनों मुकाबले गंवा चुकी भारतीय क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ अलग ही अंदाज में दिखाई दी। पहले दोनों मैच की तरह इस बार टॉस हारने के बाद टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी। हालांकि इस बार टीम थोड़ी बदली हुई दिखाई दी। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भारत को तेज और मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। जल्द ही राहुल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। रोहित शर्मा 74 रन बनाकर आउट हुए, वहीं राहुल 69 रन बनाने में कामयाब रहे। इसके बाद आए हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने तेजी से रन बनाते हुए टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। दोनों ने अफगान गेंदबाजों को वापसी का कोई मौका नहीं दिया, जिस कारण भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 210 रन बनाने में सफलता पाई। हार्दिक ने 13 गेंद पर नाबाद 35 और पंत ने 13 गेंद पर नाबाद 27 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 13 रन पर उनके दोनों सलामी बल्लेबाज हजरतुल्लाह जज़ाई और मोहम्मद शहजाद पवेलियन लौट गए। गुरबाज ने कुछ अच्छे शॉट लगाकर अफगान टीम की थोड़ी उम्मीदें जगाई। हालांकि जडेजा ने 19 के निजी स्कोर पर उन्हें पवेलियन भेज दिया। इसके बाद अश्विन ने गुलबदीन नईब और जरदान को आउट कर अफगानिस्तान को संकट में डाल दिया। इसके बाद कप्तान मोहम्मद नबी और करीम जन्नत ने संभल कर खेलते हुए अफगान टीम को संकट से निकालने की कोशिश की। हालांकि वो अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए और टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 144 रन ही बना पाई। नबी ने 35 और जन्नत ने नाबाद 42 रन बनाए। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने 3 और अश्विन ने 2 विकेट हासिल किए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान रहे राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। वो रवि शास्त्री का स्थान लेंगे। बुधवार को क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने राहुल द्रविड़ को सर्वसम्मति से मुख्य कोच चुना है। राहुल द्रविड़ T20 वर्ल्ड कप के बाद हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म होगा और अब टीम इंडिया द्रविड़ के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगी। भारत न्यूजीलैंड सीरीज से राहुल द्रविड़ अपना कोचिंग कार्यकाल शुरू करेंगे। टीम इंडिया का हेड कोच बनने के बाद राहुल द्रविड़ ने कहा कि इस पद का मिलना उनके लिए सम्मान की बात है और वो इस भूमिका के लिए तैयार है। तो मिड डे प्राइम में खेल की खबरों में इतना ही। आगे के लिए चलते हैं सीधे आरेंद्र के पास। शुक्रिया मुकेश इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वक्त फिलहाल इजाजत दे रहा है, तो इन्हीं खबरों के साथ में मिड डे प्राइम के आज के सफर में इतना ही। लेकिन दीपावली की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः। हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर में स्थित समस्त भूमि भारत कहलाती है।